पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए कौन सा नया पैतरा अपना रहे और कौन से 4 मुस्लिम देश हैं जिनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ नया गुट तैयार कर रहे हैं। किन किन के बदौलत वो कह रहा है कि इन फ्यूचर अगर हमारा युद्ध होता है तो हम बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाएंगे। होता क्या है कि अभी हाल के दिनों में 4 मुस्लिम देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और इन चारों देशों ने मिलकर एक मीटिंग करी है, जिसके बाद एक खबर निकलकर सामने आती है कि पाकिस्तान ने एक नया गुट तैयार कर लिया है जिसको इन लोगों ने नाम दिया है आर4। इतना ही नहीं बल्कि खबर ये भी आ रही है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी इस्लामिक कंट्री शामिल हो सकते हैं और इसके अंदर जो भी इस्लामिक कंट्री शामिल होंगे उन सबका दादा कौन बनेगा? तो उन सबका दादा बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास दो पाव का परमाणु बम है और ऐसा परमाणु हथियार किसी और इस्लामिक कंट्री के पास नहीं है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है ये है वो 4 मुस्लिम देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट है और इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक करी है। देखिए अभी तक होता क्या है कि इन सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ तो दुश्मनी है ही, मगर इनका आपस में भी मतभेद है। तो ऐसे में सवाल उठा है कि पाकिस्तान ने इस गुट को बनाया क्यों, इसका मकसद क्या है? तो पाकिस्तान का कहना है कि पिछले 10-15 सालों में जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं लगभग उन सब में तनाव बढ़ा है, सब एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। यानी कि सऊदी अरब का कतर से विरोध है, ओमान से विरोध है, यूएई से विरोध है। उधर तुर्की की बात करें तो तुर्की का सऊदी अरब, यह दोनों एक दूसरे के विरोध में है, कभी मिस्र के विरोध में, कभी पाकिस्तान के विरोध में। तो इस्लामिक कंट्री लगातार एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान का कहना है कि हम सब एक देश हैं क्योंकि हम इस्लामिक देश हैं, इसलिए हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान का कहना है कि भाई साहब 10-15 सालों में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो आपस में लड़ रही हैं और इस गुट का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे इस्लामिक कंट्री इसके अंदर जुड़ेंगे, जिससे मतभेद नहीं रहेगा, मतभेद कम होगा और सारी कंट्री एक हो जाएंगी। और जब सारी कंट्री एक हो जाएंगी तो ठीक नाटो के जैसा हमारा एक संगठन हो जाएगा, हमारा खुद का इस्लामिक नाटो होगा, जिससे अगर किसी भी एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है, हमला होता है, तो सारी की सारी मतलब 57 इस्लामिक कंट्री मिलकर उस पर हमला करेंगी, एक साथ हमला करेंगी। ठीक है। इसके अलावा एक और बात पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका का प्रभाव लगातार कम हो रहा है, इसके लिए पश्चिमी एशिया का कोई नया देश, नया चेहरा होना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान सबसे बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, परमाणु हथियार है। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि मैं वो चेहरा हूं। और तीसरी बड़ी बात कि चीन लगातार, चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है तो हमें चीन का साथ देना चाहिए। इस तरीके की बात आज के टाइम में पाकिस्तान कर रहा है कि हमें चीन का साथ देना चाहिए, हम चीन का साथ दे सकते हैं। अब जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं उसको गौर से सुनिएगा। ये जो 4 देशों का संगठन है ना R4, ये आपस में क्या शेयर करने वाले हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो इस ग्रुप का दादा बनकर बैठा है क्योंकि भाई इसके पास क्या है, इसको चाहिए क्या, इसके पास है 2.5 पाव का परमाणु बम और इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए पैसा, ये सबसे भीख मांगता रहता है। तो इसीलिए इस ग्रुप का दादा बनकर बैठा है कि भाई हमारे पास परमाणु बम है, हम आप सबकी सुरक्षा करेंगे। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो आज के टाइम में सऊदी अरब को क्या चाहिए, तो सऊदी अरब को चाहिए निवेशक, क्योंकि भाई इसके पास बहुत सारा पैसा है और इसको ऐसे देशों की जरूरत है जहां पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि सऊदी अरब का विजन है 2030 का, उसका विजन है कि 2030 तक दुनिया भर के जितने प्रभावशाली देश हैं उनकी लिस्ट में हमें टॉप में शामिल होना है। इसलिए इसमें बहुत सारे, सऊदी अरब ने बहुत सारे देशों में निवेश कर रखा है। और तीसरे नंबर पर आता है तुर्की। तो तुर्की आज के टाइम में क्या कर रहा है, तो तुर्की आज के टाइम में हथियार बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि आज के टाइम में उसके आसपास बहुत सारे दुश्मन देश हो गए हैं, जैसे साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया आधे साइप्रस पर तो इसने कब्जा कर रखा है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। अभी हाल के टाइम में इजराइल और भारत दोनों ने मिलकर हथियार दिया है साइप्रस को। इसीलिए तुर्की बोलता है कि पाकिस्तान का साथ दूंगा क्योंकि ये लगातार हमारे आस पड़ोस के देशों में भारत हथियार बेच रहा है। ऐसे में तुर्की का कहना है कि हम रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारी हैं, हमारा सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तुर्की से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, ड्रोन वगैरह खरीदता है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि अभी हाल के टाइम में पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी करा है कि हमारे साथ में भारत बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, अफगानिस्तान को दवाइयां बेचता है, लेकिन उन दवाइयों के बॉक्स में दवाई नहीं होती है। उन दवाइयों के बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसमें से ड्रोन निकलते हैं और उसी ड्रोन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान हमारी बैंड बजाने के लिए कर रहा है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि दवाइयों का पैकेट दिखाकर भारत अफगानिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है अफगानिस्तान को। तो ऐसे में तुर्की बोल रहा है कि हम सबको हथियार शेयर करने का काम करेंगे, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन सबको हम हथियार देंगे। तो इन चारों ने मिलकर इस तरीके का गुट बना लिया है और इसको नाम दिया है R4। फिलहाल तो इस गुट को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने के लायक हो गया है? क्या इस गुट से भारत को डरना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या वाकई में चीन से भारत का युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर दो तरफा हमला करने की साजिश रच रहे हैं? आखिर मैकमोहन लाइन पर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है? आखिर ब्रिटेन से आई इस 150 पन्ने की थ्रिलर रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि पूरे भारत में हड़कंप मच गया है? बताएंगे सब कुछ। आपको बता दें कि लंदन से आई इस रिपोर्ट में भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी लिखी हुई है, क्योंकि सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसको कोई छोटी मोटी संस्था ने पब्लिक नहीं किया है, बल्कि यह दुनिया के उन चुनिंदा थिंक टैंक में से एक है जिनकी मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट को दुनिया भर की आर्मी और गवर्नमेंट से अपनी नीतियों के लिए, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इस बार इन्होंने भारत और पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस किया है। आपको बता दें कि लंदन से आई 150 पन्ने की ये रिपोर्ट कहती है
कि भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं का केंद्र हमेशा चीन और पाकिस्तान ही बने रहेंगे। यानी भारत दुनिया में कितना ही बड़ा आर्थिक सुपर पावर क्यों न बन जाए, लेकिन वो अपनी जियोग्राफी को नहीं बदल सकता है। IISS की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अपनी सीमाओं पर शांति का विकल्प है अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। साल 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद भारत और चीन के रिश्ते नो वॉर पीस पर खड़े हैं। मतलब ना तो युद्ध हो रहा है और ना ही शांति है पूरी तरीके से। भारत ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जो लंबे समय तक खींचने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति भारत की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव डाल रही है। आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट का मानना है कि अब वो दौर बीत चुका है। भारत और चीन के नेता जब झूला झूला करते थे, एक साथ सुर में सुर मिलाते थे, सुर में सुर मिलाकर गीत गाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था, या सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शांति और सौहार्द समझौते पर दस्तखत हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। सीमा पर एक परमानेंट तनाव पैदा हो चुका है जो कभी भी एक चिंगारी से बड़ी जंग में बदल सकता है। मतलब भारत और चाइना के बीच में होने वाला कोई छोटा सा विवाद भी कभी भी बड़ी जंग का रूप ले सकता है। अभी आगे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो भारत के लिए चाइना की तरफ से आ रहा है। लंदन से आई इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चाइना इस समय भारत के खिलाफ है, ग्रे जोन वारफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। दरअसल ग्रे जोन वारफेयर उसको बोलते हैं, ग्रे जोन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जहां पर ना तो पूरी तरीके से शांति होती है और ना ही खुला युद्ध होता है। चीन जानबूझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ऐसी हरकतें करता रहता है जो भारत को उकसाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी हरकत नहीं करता है। लंदन से आई 150 पन्ने की रिपोर्ट एक और बहुत बड़ा खुलासा करती है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने LAC के बिल्कुल नजदीक अपने हिस्से में पक्की सड़क, लड़ाकू विमानों के अंडरग्राउंड हैंगर, मिसाइल लॉन्च पैड का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये सारी चीजें एकदम बॉर्डर पर हैं। पहले भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ करता था कि सर्दियों के टाइम में दोनों सेनाएं पीछे हट जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत भीषण बर्फबारी होने की वजह से वहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता था, और अगर रुक भी गए तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता था दोनों देशों का। लेकिन 2020 के बाद गलवान का जो गतिरोध हुआ था, गलवान में जो झड़प हुआ था, उस संघर्ष के बाद उसके बाद से चीन ने वहां पर अपने 500 से ज्यादा सैनिकों को अस्थायी रूप से तैनात कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीन किसी भी वक्त कुछ ही घंटे के भीतर भारत पर बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है 500 सैनिकों के जरिए। इन 500 सैनिकों के जरिए चाइना भारत पर कभी भी हमला करने की क्षमता रखता है। मतलब चीन जो है वो धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब आगे जो रिपोर्ट बता रही है ना उसको ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में चेतावनी दिया गया है कि साइबर वारफेयर, स्पेस वेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के मामले में चीन इस समय भारत से तकनीकी में बहुत आगे है। और अगर कल को दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो चीन सिर्फ सीमाओं पर सैनिक नहीं भेजेगा, बल्कि वो भारत के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क को भी साइबर हमलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से पर जो भारत के सामने मंडरा रहे डबल खतरे यानी दो तरफा टू फ्रंट वार का जिक्र करती है। ध्यान देना कि इस रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं से पाकिस्तान को कभी अलग नहीं रख सकता है, ना चीन को रख सकता है, ना ही पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र खतरा नहीं रहा है, बल्कि आज के टाइम में वो चीन का एक प्रॉक्सी बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, लेकिन पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी बन चुका है। और इस जुगलबंदी को, इस दोस्ती को, ये जो चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, आप इसको समझिए। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने जो उसका सेना का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर को लेकर चाइना पहुंचा था, और दोनों देशों के बीच में वहां पर खुलकर बातचीत हुई थी। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, और वहां पे पता क्या कहा गया था, वहां पर कहा गया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी खत्म नहीं होगी, हम बिल्कुल एक साथ रहेंगे हमेशा। अब आप खुद ही सोचिए कि ये डायलॉग किसके लिए था, भारत के लिए ही रहा होगा ना। आज के टाइम में क्या चल रहा है, चीन लगातार पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स जैसे JF-7, J-10C और नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट का सप्लाई कर रहा है। और ऐसा करने के पीछे चीन की जो सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है, चीन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि भारत कभी भी अपनी पूरी ताकत चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, चाइना के खिलाफ ना लगा सके, भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही उलझ कर रह जाए। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी रणनीति है वो है CPEC का मिलिट्री इस्तेमाल। मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका मिलिट्री इस्तेमाल कभी भी चाइना कर सकता है। आज के टाइम में गिलगिट बाल्टिस्तान और POK के इलाके में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि इन सभी जगहों पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ वहां की जनता जो है वो सड़कों पर है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक संकट के समय चीन पाकिस्तान के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है, भारतीय सेना के खिलाफ वहां के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरी बड़ी बात, ये जो रिपोर्ट कहती है वो भारत के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है, कोलिसिव थ्रेट है। कोलिसिव थ्रेट का मतलब आपको पता है, मिली भगत या गुप्त साठगांठ से पैदा होने वाला खतरा। मतलब अगर भारत और चीन के बीच में लद्दाख या तवांग में कोई हिंसक झड़प होती है तो इस बात की पूरी आशंका है कि पाकिस्तान उसी समय कश्मीर या पंजाब बॉर्डर पर कोई बड़ी हरकत शुरू कर सकता है, ताकि हमारी जो आर्मी है वो तो हिस्से में बढ़ जाए। हालांकि भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है, भारतीय सेना ने भी LAC पर मिरर डेवलपमेंट
डिप्लॉयमेंट है, यानी जितने चीनी सैनिक है उतने ही भारतीय सैनिक तैनात किए गए हैं। भारत में भी अपने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और सुरंगों का जाल बहुत तेजी से बिछा रहा है। लेकिन लंदन से आई ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के डिफेंस सिस्टम के अंदर भी कुछ अंदरूनी चुनौतियां हैं, जिस पर उन्होंने उंगली उठाई है, जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट कहती है कि भारत का रक्षा बजट है भले ही दुनिया के टॉप 5 देशों में आता हो, लेकिन भारत के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। आधुनिक हथियारों की खरीद और रिसर्च के लिए जो काम होता है, जो पैसा चाहिए, वो चीन के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है वो ये है कि थिएटर कमांड में लगातार देरी